नमस्कार भाई सभी को। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस विद दीपक पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट सेकंड 6th क्लास की NCERT का, जो कि सेकंड लेक्चर है। उसका कुछ बचा पार्ट है जिसको इसमें हम कवर करेंगे। देखिए, बदलती जलवायु 12,000 साल पहले, लगभग 12,000 यानी कि 10,000 BC पूर्व। होता क्या है भाई, हमारी दुनिया है जो पूरी की पूरी दुनिया में जलवायु में बड़े बदलाव आते हैं और गर्मी बढ़ने लगती है, यानी कि टेम्परेचर है, जो तापमान है वो इंक्रीज होने लगता है। उसके साथ में क्या होगा भाई, जब तापमान बढ़ेगा तो कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे भाई, ठीक है। और जब घास बढ़ेगी तो केवल वो जानवरों की वृद्धि होगी जो या तो घास खाते हैं या फिर वे जानवर जो घास खाने वाले जानवरों को खाते हैं, ठीक है। हिरण है, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, ये कैसे जानवर भाई जो घास खाते हैं। इनकी संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, जो इनका शिकार करते थे, वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों, प्रजनन के समय जानकारी हासिल करने लगे। देखो, ये देखिए, यहाँ से कोई जानवर चले, उन्होंने देखा कि या इस साइड के एरिया तक जाने में मान लो 1 साल लग गया। जो इनके पीछे गए लोग इनको पकड़ने के लिए, इनका शिकार करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ जो जानवर गए हैं इनकी संख्या, यहाँ से मान लो 4 चले थे और 2 मादा थी, जिनमें से जन्म देने के बाद बच्चे यहाँ पर 10 हुए मिले, मान लो 2 मेल और तो 2 उनके आगे 4 ये 2 6, कुल मिलाकर 10 मिले। तो उन्होंने देखा कि भाई जो मादा है, जो एक प्रकार की अलग से दिखाई दे रही है, उनका शरीर का उन्होंने अनुमान लगाया कि इनसे जन्म हो रहा है भाई, या फिर इनके साथ ही कुछ बच्चों की वृद्धि हो रही है, या एक जानवर से 2 जानवर बन रहे हैं। तो ऐसे जब आदतों को उन्हें अनुमान लगने लगा तो उन्हें लगा कि ऐसे ही हम क्या है, इनको अपने पास रखेंगे, यहाँ घास रखते हैं और यहाँ आएंगे, तब इनको इसी समय के लिए, इतने लंबे समय के लिए हम हमारे पास रखेंगे, तो देखते हैं कि ये आगे इनमें वृद्धि होती है नहीं। ऐसे जब वो जांच पड़ताल करने लगे, उनकी प्रजनन के समय का, खाने पीने का आदतों का अनुमान लगने लगा, तो उन्होंने देख लिया कि जब उन्होंने घास रख के यहाँ पर मान लो देखा कि 1 साल के बाद उनमें फिर ऐसे ही कुछ प्रजनन, जो अपनी रिप्रोडक्शन है वो दिखाई देती है। तो उनको पता चल जाता है कि हाँ भाई, इनको अगर हम पालेंगे, इनको अपने पास रखें तो इनमें वृद्धि होती है। तो इस प्रकार वो क्या है, पशुपालक बन जाते हैं भाई, पशुपालक, क्योंकि लंबे समय तक उन्हें खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय को देख लेते हैं। तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों, ऐसा अनुमान है भाई इतिहासकारों का। साथ ही इस काल में मछली भी महत्वपूर्ण भोजन का हिस्सा बन गई। मतलब देखिए, यहाँ पे इसको मध्यकाल बोला जाता है वैसे, जब जलवायु में परिवर्तन आता है। इस काल में आके जो मछली हो महत्वपूर्ण भोजन बन जाती है। मछली पहले ही पकड़ते होंगे, लेकिन उसका इतना अनुमान नहीं है, या उसकी जांच पड़ताल जब की गई इतिहासकारों द्वारा इतना पता नहीं चला। लेकिन मध्यकाल में आकर के जब जलवायु में परिवर्तन होता है तो मछली एक भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में दिखाई देती है। मछली की हड्डियाँ इस काल में आकर ज़्यादा दिखाई देती हैं। जब हड्डियाँ ज़्यादा दिखेगी तो अनुमान सीधा है भाई, यहाँ मान लो 10 हड्डियाँ मिल रही है और इसके नीचे की परत में केवल 5 हड्डियाँ मिली है, ऊपर में 10, इसका मतलब यहाँ मछलियाँ ज़्यादा थी, इसका मतलब यहाँ मछलियाँ कम थी। और सीधा पता है कि अगर शिकारी है, संग्राहक है, शिकारी, इसका मतलब उन्होंने यहाँ ज़्यादा मारी होगी, यहाँ पे कम मारी, अगर ज़्यादा मारी ज़्यादा खाया, इससे अनुमान लगेगा भाई। आगे है, इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। तो महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। देखिए, जब ये प्राकृतिक रूप से गेहूँ, जौ और धान शुरू में एक घास के रूप में उगे होंगे, फिर धीरे धीरे जब महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इसको, इनके बारे में देखा होगा कि ये भी कुछ खाने की चीज़ें हैं, इनसे कुछ भूख मतलब मिट रही है, तो उन्होंने इनको बटोरना शुरू कर दिया होगा, ठीक है। ये इसके बारे में बताने की कोशिश की जा रही भाई। आगे है, साथ ही वे यह भी सीखने लगे कि यह अनाज उग कहाँ रहे हैं और कब पककर तैयार होते हैं, और अनाज को खुद पैदा करने लगे। देखिए, वही बात जैसे जानवरों के बारे में, इस क्षेत्र में वो रहते थे, उन्होंने यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे देखे और यहाँ से उनको कुछ मतलब अनाज के दाने मिले, तब तो उनको पता नहीं था कि अनाज है। वो खाने लगे, उन्हें अच्छा लगा। कुछ समय के बाद देखते कि वो यहाँ से समाप्त हो गए भाई, खाकर उन्होंने समाप्त कर दिया। तो फिर दोबारा अगले ही साल वहाँ छोटे मोटे बीज पड़े होंगे, अगले साल यानी कुछ समय बाद उनको एक अवधि के बाद दोबारा फिर ये दिखाई देते हैं। तो उन्हें पता चला कि कुछ समय के बाद क्या है, पक जाता है भाई, यो खाने के लायक हो जाता है। उन्होंने कच्चा भी खाया होगा,
जब पक जाने का अनुमान लगना लगा उन्हें, तो उन्होंने क्या सोचा कि अब ये उग रहे हैं, तो जो ये उग क्यों रहे हैं, उन्होंने देखा कि छोटे छोटे इनके पुराने जो अनाज के दाने हैं या फिर जो दाने वो पड़े हुए हैं। जब उन्होंने ऐसा सोचा होगा तो उन्होंने यहाँ से उठा के यहाँ गिरा दिया होगा। यहाँ जब वो हुए नहीं, इसका मतलब उन्होंने लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, समय तो पूरा हो गया, तो उन्होंने यहाँ गिराया। जब वो यहाँ उगे तो अनुमान लगने लगा कि इस क्षेत्र में उग सकते हैं और इसमें नहीं उगेंगे। जब उनको इन बातों का पता चलने लगा तो उन्हें इस बात का स्पष्ट पता चला कि यहाँ उग सकते हैं, मतलब कहाँ उगेंगे उस चीज़ का पता चल गया, किस मौसम में उगेंगे उसका पता चल गया, और कब पक कर तैयार होंगे इसका पता चल गया। और धीरे धीरे वो है जो अपना आदि मानव था वो कृषक बन गया भाई। पशुपालक पीछे बन गया था और कृषक अब कुल मिलाकर कृषि और पशुपालन की ओर उसका गंतव्य जो बढ़ता है। अब है भाई शैल चित्रकला। शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? देखिए, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनकी दीवारों पर कुछ चित्र मिलते हैं। मान लीजिए आपको किसी कमरे में बंद किया जाए, 10 दिन आपको रखें, खाना पीना अंदर ही दें, तो आप कुछ न कुछ पेंटिंग वगैरह अगर आपको दिया जाए तो अपने आप को कुछ अनुमान लगाने के लिए कमरे में आप बैठे हो, अगर फ़ोन ना दिया जाए तो आप कुछ क्रिएटिविटी करोगे। आपको कॉपी पेन दिया जाए, उनके पास पत्थर होता था, गुफा होती थी, वो कागज पत्थर उठाते उससे कुरेदना शुरू कर देते, तो धीरे धीरे उन्होंने ऐसे कुछ चित्र बनाए होंगे। जो आज देखो, व्यक्ति चित्र किस चीज़ का बनाया गया? तो काल्पनिक, या फिर जो उसने देखा हो। और काल्पनिक तो वो व्यक्ति बना सकते हैं कुछ बुद्धि हो। उस समय खाने पीने के सिवाय उन्हें कुछ सूझता था नहीं, ठीक है, और वो आदि मानव थे, इतनी बुद्धि विकसित नहीं थी। जो देखते थे ज़्यादातर वही चित्र बनाते, और काल्पनिक बने उसका अनुमान पहले लग जाता है कि ऐसी कुछ चीज़ें हो ही नहीं सकती। पुरातत्वविद की पढ़ाई होती है ना, उसी में अनुमान लगा लेते हैं, और फिर हमारे लिए इन चीज़ों के बारे में जानना आसान हो जाता है। आगे भाई, इनमें कुछ सुंदर उदाहरण है, जैसे मध्य प्रदेश के जो भीमबेटका है, दक्षिण उत्तर प्रदेश है एक चित्रकूट वगैरह, यहाँ से गुफाओं से चित्र मिले हैं। इन जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ये देखिए साइड में चित्र दिखाया है, इसमें आपको अनुमान लगेगा। देखो, मैंने आपको पहले ना कभी पढ़ाया, आपको पता चल जाएगा यहाँ कोई जानवर भागने की कोशिश कर रहा है, वैसे चित्र मिले हैं। और ये कोई है इसके पीछे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, यहाँ 2 टांगें दिखाई दे रही है, यहाँ 1 2 3 4, ठीक है, तो आपको अनुमान लग जाएगा जो पकड़ने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होगा। तो वैसे ही चित्र गुफाओं में मिले हैं, जो इनको देखेगा वो उसको अनुमान लगेगा। और जो व्यक्ति ने आसपास देखा, इससे क्या पता चला भाई, जिसने बनाया चित्र उसने देखा होगा कि कोई जानवर भाग रहा है और उसको कोई व्यक्ति पकड़ रहा है, तो वैसा चित्र उसने बना दिया। अब देखते हैं कौन क्या करता था। आरंभिक लोग शिकार, फल फूल का संग्रह किया करते थे, पत्थर के औजार, गुफाओं में चित्र बनाते थे। देखिए उनके मूल काम देखिए, फल फूल संग्रह, शिकार, पत्थर के औजार बनाना, गुफाओं में चित्र बनाना। क्या हमें ऐसे कोई साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी या पुरुष फल फूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में इसका हमें कोई पता नहीं है। मतलब जब तक प्रकृति में व्यक्ति को बस खाने पीने की चीज़ों का पता था, तो उसने कोई लिंग आधारित भेदभाव भी नहीं शुरू किया भाई। लिंग आधारित कोई भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं था। जब व्यक्ति को पता चलने लगा ना कि ये काम इसमें फ़ायदा ज़्यादा है, इसमें कम है, तो व्यक्ति खुद के बारे में सोचता है और फिर ये देखता है कि इसको पीछे धकेला जाए, और उसने लिंग भेद की मानसिकता में फिर महिला को पीछे धकेलना शुरू किया। व्यक्ति कोई भी हो भाई, वो जो महिला है उसको पीछे धकेलने की एक सोच लेके आगे बढ़ता है, और धीरे धीरे फिर क्या है, लिंग आधारित भेदभाव समाज में स्थापित होता चला जाता है, जिसको दूर करने के लिए आज भी सरकार हमारी प्रयासरत है। आगे देखिए, 2 बातें हो सकती है, महिला और पुरुष दोनों मिलकर कई काम एक साथ करते हो, और यह भी संभव है कुछ काम केवल महिलाएं करती हो या फिर कुछ काम केवल पुरुष करते हो। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं रही होंगी। भारत भाई देखो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का देश है, केवल भारत को देखें। लेकिन उपमहाद्वीप का मतलब क्या है? एक ऐसा महाद्वीप जो महाद्वीप से तो छोटा हो और उसकी प्राकृतिक सीमाएं तय हो। देखिए, अगर इंडिया के हिसाब से देखें, इस साइड सागर, इस साइड सागर, ऊपर पर्वत, तो ये जो जितने भी इसके अंदर देश है, इस साइड बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, भारत है, श्रीलंका, ये सारे देश उपमहाद्वीप मान लिए जाते हैं भाई। एक इनकी प्राकृतिक सीमा है, उपमहाद्वीप यही होता है भाई। महाद्वीप से थोड़ा छोटा, देखिए इस साइड हिमालय, इस साइड सागर से बनी सीमाएं, और ये हिमालय का जो पूर्वी विस्तार है वो पश्चिमी विस्तार, सॉरी, और ये इस साइड फिर हिमालय, यहाँ तक मोड़ है भाई। तो जो ये जो है ना,
एरिया मैंने दिखाया, ये बाकी एशिया से कटा हुआ है, यहाँ समुद्र के द्वारा और यहाँ पहाड़ी श्रृंखलाओं के द्वारा। इस साइड नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका, म्यांमार कभी कभी शामिल होता है हमारे उपमहाद्वीप में, शामिल कर लिया जाता है वैसे आमतौर पर। इस साइड पाकिस्तान, ये देश क्या है, उपमहाद्वीप के भाग है भाई। आगे है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब देशों में एक जैसी परंपराएं थी, या भारत में भी एक जैसी परंपरा थी। कहीं कहीं महिलाओं का सम्मान ज़्यादा, यानी कि महिलाएं ज़्यादा काम करती होगी, कहीं पर महिलाएं कम काम करती होगी। वहाँ कहीं पर उनको बाहर रखा जाता होगा बाहर के काम के लिए, कहीं पर उनको महिलाओं को अंदर अंदर घर पे काम करने के लिए, गुफाओं में, अगर वो जो आदि मानव है तो गुफाओं में काम करने के लिए, भाई यहाँ पर पत्थर बने हैं औजार बने, की रखवाली के लिए महिलाओं को छोड़ दिया, वो बाहर कुछ खाना पीना ढूंढने के लिए चले गए, ऐसी परंपराएं भाई। और भारत इतना विशाल देश है तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग परंपराएं रही होगी। अब देखिए, भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शत्रुमुर्ग होते थे, ये स्पष्ट दे दिया इन्होंने। क्यों? महाराष्ट्र का एक स्थान है पटने, उस पुरास्थल से शत्रुमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब देखिए, अगर ये सबसे ऊपर की परत है और ये नीचे वाली परत मान लें कि धरती ऐसे, इसके नीचे कुछ समान दबा मिला हमें, और इसका जब काल चेक किया, ये देखा कि पूरा पाषाण काल है, और यहाँ हमें अंडे मिले शत्रुमुर्ग के, तो हम क्या अनुमान लगाएं कि इस समय भी शत्रुमुर्ग भारत में थे भाई। आगे है हुसंगी का सूक्ष्म निरीक्षण। हुसंगी भाई एक स्थान है, कहाँ का? कर्नाटक का। यहाँ पर पूरा पाषाण युग के पुरास्थल मिले हैं। इस स्थान पर कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले हैं। अगर हुसंगी की बात करें, ये संभवतः आसपास के आवास व उद्योग स्थल रहे होंगे, आवास भी और उद्योग स्थल भी। उद्योग स्थल मैंने पहले बताया था कौन से होते हैं, जहाँ पर कुछ बनाने का काम चल रहा हो, और आवास और उद्योग स्थल एक साथ, इसका मतलब वहाँ आवास भी था और साथ में ही उद्योग भी लगा हुआ था, यानी कि पत्थर के औजार या मनके बनाने का काम था। लेकिन पत्थर के औजार ही इस काल में होंगे, क्योंकि मनके बनाने का काम तो आगे जब मानव एक मानसिक बुद्धि विकसित होगी मानव की, तब जाके वो करेगा, पहले पत्थर के औजार बनाता था। कुछ छोटे पुरास्थल भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले, कुछ छोटे पुरास्थल मतलब छोटे छोटे स्थानों से भी। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे और अधिकांश चूना पत्थरों से बनाए जाते। देखो, ज़्यादातर जो पुरास्थल से वो किसके पास है? झरनों के। झरने यानी पानी, और मैंने पहले ही बताया था पानी के पास क्यों रहेंगे, क्योंकि पानी जीवन के लिए लाभदायक है, जीवन पानी के बिना चलना मुश्किल है। और अधिकांश औजार किससे बने होते थे? चूना पत्थर से। अब देखिए, बीच में एक ये रहा, जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने बड़े बड़े इसके नाम रखे हैं, और आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। दो शब्दों, पुरा यानी कि प्राचीन, पाषाण यानी कि पत्थर, प्राचीन पत्थर, यह नाम पुरास्थल से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। यानी कितने पत्थर के औजार मिले होंगे कि उस काल का नाम ही पूरा पाषाण या पत्थर के पूरा यानी पुरातन पत्थरों के आधार पर रख दिया। पूरा पाषाण काल लगभग 20 लाख से लेके 12,000 साल, 20 लाख से 12,000 साल के जो मध्य का काल, उसको क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल। और यह काल 3 भागों में विभाजित है। अगर इसको हम पूरा पाषाण काल माने 3 भागों, जैसे पहला क्या है? आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। और मानव इतिहास की लगभग 99% घटनाएं इसी कालक्रम के दौरान हुई थी। आगे है, जिस काल में हम पर्यावरणीय बदलाव देखते हैं, जैसे मैंने बताया था ना अभी 12,000 साल पहले जलवायु बदलने लगी और गर्म होने लगी, उस काल की बात है, उसको मेसोलिथ या फिर मध्य पाषाण युग कहते हैं। मध्य पूरा पाषाण युग अलग है और मध्य पाषाण युग अलग है। इसका समय आमतौर पर 12,000 से लेकर 10,000 साल पूर्व माना जाता है, यानी कि मात्र 2,000 की इसकी साल की काल अवधि इसकी मानी जाती है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर छोटे थे। देखिए, पूरा पाषाण काल के औजार बड़े बड़े, कोई ज्यामितीय आकार नहीं, ठीक है। लेकिन मध्य पाषाण काल में आने के बाद इनके औजार छोटे हो जाते हैं, क्योंकि मानव को तब तक समझ आ चुकी थी कि फेंक कर मारना है तो पत्थर छोटा होना चाहिए, ठीक है, वैसी समझ। और इसको कई बारी माइक्रोलिथ या लघु पाषाण भी कहा जाता है, क्योंकि ये पत्थर छोटे थे। प्राय इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे, हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। मतलब उसको ये भी पता चल गया कि अगर मुट्ठा लगा करके
पकड़ बना कर किसी औजार से काम ले जाते हो, वो काम क्या होगा, आसान बन जाएगा, उसका प्रयोग आसान हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि मानसिक बुद्धि का विकास लगातार मानव को होता चलेगा। और मध्य पाषाण युग में आके उन्होंने छोटे पत्थरों और मुट्ठे वाले हथियारों का या औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। आगे भाई साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी चलते रहे। ऐसा नहीं कि ये मान लीजिए 12,000 साल पहले हो गया, सॉरी ये 12,000 साल पहले है, इससे पहले के जो औजार थे वो यहीं आके समाप्त नहीं, साथ साथ में विकास होता रहा और साथ साथ में जो पुराने औजार वो भी चलते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल से पहले होती है, 10,000 पहले से, और इसको नवपाषाण युग कहा जाता है। क्या युग कहते हैं इसको? नवपाषाण युग। इसके बारे में हम नेक्स्ट अध्याय में पढ़ेंगे भाई। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों को उनके नाम का प्रयोग करते हैं, आज प्रचलित है। देखिए जो आज नाम है किसी शहर का, जो आज नाम है किसी भी शहर का, उसके आधार पर उसका क्या है, पुराना नाम हम चला लेते हैं। चिरांद है एक स्थान, नेक्स्ट लेसन में मिलेगा आपको चिरांद। इसको ये है कहाँ, बिहार में। ये इसका आज का प्रचलित नाम है, पुराने काल में नाम क्या रखा हमें नहीं पता, लेकिन वहाँ से मिला क्या क्या है तो हम पूछेंगे चिरांद से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, ऐसे भाई। तो आज का लेसन हम यहीं पर अपना समाप्त करते हैं। यहाँ हमारा लेसन क्या है, ख़त्म होता है, समाप्त होता है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी हमारी वीडियो को ऐसे ही कंटिन्यू देखते रहेंगे। और जब तक आप वीडियो पूरी करेंगे, हमारी सीरीज़ जब तक चलेगी एनसीईआरटी की, तब तक आपका एनडीए, सीडीएस और सीएपीएफ के फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर बोथ का लगभग 70 to 80% सिलेबस हमारी एनसीईआरटी से कवर हो चुका है। जो 20% बचेगा वो बचेगी आपकी प्रैक्टिस प्लस टेस्ट, जो मैं आगे लेकर के भी आऊँगा, प्लस आपका करंट अफेयर्स, वो मैं साथ में आपको करवाया करूँगा जब हमारे एनसीईआरटी की सीरीज़ पूरी होने को होगी भाई। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोबारा आपसे यही कहूँगा कि हमारे चैनल सक्सेस विद दीपक को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।